हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ की बुक से एक्सरसाइज 9.1 यानी कि जो आपका प्रश्नावली 9.1 है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर जो इसका 10th नंबर प्रॉब्लम है यानी कि 10वां क्वेश्चन, इसको मैंने समझा दिया है और वीडियो अपलोड कर दिया है। अभी हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन और उसके आगे क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन की मैं हिंदी भी समझाऊंगा आपको, तो इसलिए घबराना नहीं है कि सर हिंदी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे अगर हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो है, इंग्लिश मीडियम में हो तो भी आपके लिए वीडियो है। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल। एक टीवी टावर है, ठीक है, टीवी टावर जो कि एक किनारे पर, किनाल के नहर के एक किनारे पर खड़ा हुआ है। ठीक है, वर्टिकली खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, यानी कि उसी किनाल के एक किनारे पर टावर है तो दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है। उस पॉइंट से जो टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण निकाला गया तो वो 60 डिग्री आया। अब कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब जैसे इस पॉइंट, देखो यहाँ फिगर भी दिया हुआ है कि मान लो यहां से निकाला उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन तो 60 आया। अब उसी पॉइंट से 20 मीटर आगे जाकर, अब 20 मीटर आगे गया तो यहां कहते हैं क्या, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू दी फुट ऑफ द टावर। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो सपोज दैट कि इस पॉइंट से चेक किया, ठीक है, अब इस पॉइंट से चेक करने के बाद आगे 20 मीटर आना है, तो ऐसा नहीं कि हम इधर आ जाएं या इधर आ जाएं या इधर आ जाएं। इसी लाइन पर जो टावर तक जा रही है उसी लाइन पर आगे 20 मीटर आपको बढ़ना है और तब वहां पर से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यानी कि उन्नयन कोण बन रहा है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि दो चीज इसमें निकालनी है। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, क्योंकि आप कैनाल के दूसरे तरफ खड़े हुए हैं, वहां से आपने निकाला है 30 डिग्री और 60 डिग्री उन्नयन कोण बनाया एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपको कैनाल की विड्थ भी निकालनी है। ठीक है, पहली चीज आपको कैनाल की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसको। फिगर आपको यहाँ पर बना हुआ है, बस एक फिगर बनाते हैं हम लोग अपनी कॉपी में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि कैनाल है और कैनाल के एक तरफ टावर खड़ा हुआ है, तो हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर एक टावर है जो कि आप इसको नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए बुक में भी दिया हुआ है ए और यहाँ पर लिखा हुआ है बी, तो ए बी एक टावर हो गया और बीच में मान लो यहाँ पर इतनी दूर जो मान लो ये कैनाल है। ठीक है, ये इतनी दूर कैनाल है, हम इसको मिला ही देते हैं। ठीक है, ये कैनाल हो गया। ठीक, और यहाँ पर हम ले लेते हैं सी, फिगर में दिया हुआ है सी, तो ये कैनाल हो गया बीसी और यहाँ से हम फिर इसका क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला तो कितना आया, 60 डिग्री आया। ठीक है, थोड़ा सा लाइन तिरछी हो गई है, आप इसके से खींचेगा। ठीक है, अब इस लाइन को आगे बढ़ाया गया कितना दूर, 20 मीटर, यहां से यहां तक जो है ना ये 20 मीटर की दूरी है और फिर यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण चेक किया गया तो ये आ गया इसका 30 डिग्री। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये डी से डिनोट किया गया है। ठीक है, आपका फिगर तैयार हो गया। अब कह रहा है कि आपको हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनाल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस हाइट को मानते हैं, यहां पर लिखते हैं लेट अस कंसीडर हाइट ऑफ द टावर इज, टावर कौन है आपका, ए बी, टावर ए बी की जो हाइट है वो h मीटर हम मान लेते हैं। ठीक है, h मीटर मान लिया हमने। ठीक है ना, अब ये जो h मीटर है तो यहां पर आप इसको डिनोट भी कर दीजिए कि ये हमने h मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको मानना है कैनाल की चौड़ाई, तो यहां पर लिखेंगे एंड दी विड्थ ऑफ दी कैनाल, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं कि यहां से यहां जो है ये x मीटर है। ठीक है, ये x हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमें इस ट्रायंगल में देखना है ABC, तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई, टावर AB की ऊंचाई h मीटर और कैनाल यानी कि नहर की चौड़ाई x मीटर हो गया। ठीक है, h मीटर और x मीटर मान लेना है। अब इन ट्रायंगल ABC में देखो तो tan थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो tan थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, वही फॉर्मूला P बटा B लंब बटा आधार, तो लंब यहाँ पर कौन है AB और आधार कौन है BC, तो
तो ये ए बी की जगह क्या लिख देंगे हम, एच, और बी सी की जगह क्या लिखेंगे, एक्स। 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3, और ये हो जाएगा एच बटा एक्स। यानी कि यहां से बच्चों एच की वैल्यू आ गई √3x। ये आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, 1060 की वैल्यू √3 ले लिया, ए बी की जगह एच लिख लिया क्योंकि हमने ए बी को एच माना है, तो एच डाल दिया, बी सी की जगह हमने एक्स लिख लिया। अब एच बटा एक्स बन गया, तो ये एक्स और ये √3 इसकी जगह आया है ना, ये देखो h बटा एक्स बराबर √3 हो गया, तो ये x से मल्टीप्लाई हो गया, √3x बराबर h, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ए बी डी में देखो, यहां से फिगर फिर से देख लो, ए ऊपर में ए है, बी है, डी है, तो इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और परपेंडिकुलर ए बी हो गया, और बी डी क्या हो जाएगा, ये इसका, ये आपका 20 और x दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग कि 30 डिग्री बराबर ए बी बटा डी बी। अब ए बी कितना है, h, और डी बी कितना है, तो 20 प्लस x है। अब यहाँ 1030 की वैल्यू क्या होगी, √3, 1 बटा √3, और ये हो जाएगा h बटा 2 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स बाई √3। ये दूसरा इक्वेशन बना लीजिए। अब यहाँ पर दो इक्वेशन है h की, h बराबर इतना, h बराबर ये, तो इसका मतलब कि √3x यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो रहा है कि √3x बराबर 20 प्लस एक्स बाई √3। इस √3 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, √3 और √3 गुना के 3 बन जाएगा, 3x बराबर 20 प्लस एक्स। अब यहां से बच्चों 3x माइनस एक्स करेंगे, ये प्लस वाला इधर आएगा और 20 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/2, यानी कि 10 मीटर। x निकल गया, यानी कि नदी के किनारे की जो चौड़ाई है वो हमें पता चल गई 10 मीटर। अब हमें हाइट निकालना है, तो यहाँ पे देखो h बराबर क्या है, √3x, यानी कि h बराबर हो जाएगा √3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10√3, और यही आपका क्या हो जाएगा, मीटर आंसर। तो टावर की ऊंचाई लिख दीजिएगा, टावर की ऊंचाई बराबर x, यानी कि द हाइट ऑफ द टावर इज x, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि नहर की चौड़ाई कितना हो जाएगा, सॉरी टावर की ऊंचाई h मान लिया था, तो h बराबर इतना हो गया, तो टावर की ऊंचाई होगी 10√3, और जो नहर है, जो किनाल है, उसकी चौड़ाई x माना था, तो ये x कितना है, 10, यानी कि नहर की चौड़ाई 10 आ गई, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए cable tower is 60 degree and the angle of depression on of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है कोई, ठीक है, उसके टॉप पर जाकर शिखर से एक केबल टावर है, उसके शिखर का, उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। बात समझ में आई कि एक बिल्डिंग है 7 मीटर ऊंचा है, और दूसरा उसके सामने एक केबल टावर है, ठीक है। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला गया तो वो आया 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, लेकिन उसी टॉप पर से, जो बिल्डिंग का टॉप है, उससे ना फुट को देखा गया, फुट ऑफ द टावर को देखा गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आया, 45 डिग्री। कहता है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई निकालिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग फिगर बनाते हैं इसका। देखो ये आपका रहा एक टावर, ठीक है, और ये रहा मान लीजिए एक बिल्डिंग, ठीक है, और इसकी जमीन तो बराबर ही होगी, तो ये आपकी बिल्डिंग हो गई और ये क्या हो गया, टावर हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बिल्डिंग तो 7 मीटर हाई है, 7 मीटर ऊंची है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 मीटर, ठीक है। और कह रहा है कि इसके टॉप पर जाकर, यहाँ पर जो इसका टावर का टॉप है ना, इसके एंगल ऑफ एलिवेशन को मालूम किया गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी कि फुट का, वो भी मालूम किया गया, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है ना कि ये जो लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल लेवल होती है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री, तो 60 इधर हो गया, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, ये इधर, तो ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी से मिलकर एंगल बनेगा, ठीक है। तो 60 इधर, 45 इधर हो गया।
अब बच्चों यहाँ पर जो टावर है ना, इसकी ऊंचाई यहां से लेके यहां तक हमने मान लिया h, ठीक है। और यहां से यहां तक कितना हो गया, यहां से यहां तो हो गया 7, तो ये भी 7 होगा, तो यहां से यहां कितना हो गया, यहां से यहां हो गया h-7 हो जाएगा, ठीक है। h-7 क्योंकि पूरा h है और ये यहां से यहां 7 हो गया, ये 7 तो ये भी 7, इसलिए h-7 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग, लेटस कंसीडर दी हाइट ऑफ द टावर, यानी कि माना कि टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं h मीटर, ठीक है, ये मान लिया हमने। उसके बाद मानेंगे कि जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग DE, बिल्डिंग यानी कि यहां पर लिखेंगे द हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है, ये है 7 मीटर है, ठीक है, 7 मीटर हो गया। अब यहां से हमें देखो, इसको नामकरण इसका कर दीजिए। देखो यहां पर आप लिखिए A, ये लिख दीजिए, यहां पर मान लीजिए B, और ये ले लीजिए आप मान लीजिए C, और इधर D और इधर E हो गया, ठीक है। तो बिल्डिंग की हाइट हमारी 7 मीटर है और टावर की ऊंचाई h-7 हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखो DE बराबर BC, ये जो है DE ये BC के बराबर हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग को निकालना है टेन थीटा, लेकिन किस में निकालेंगे, तो EDC में निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल EDC में क्या हो जाएगा, EDC में 10 EDC में ये देखो, ये आपका ये 45 है ना, तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है 1045 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1045 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस होती है ना, और वैसे तो 1 होती है 1045। तो यहाँ पर बेस परपेंडिकुलर कितना है, तो ये है DE, यानी कि DE का मतलब हो गया 7 मीटर हो गया DE बट्टा ये कितना हो गया DC। तो DC कितना है, DC आपको मालूम नहीं है, यानी कि 1045 तो 1 ही होता है, तो 1 बराबर हो जाएगा 7 बट्टा DC। इसका मतलब ये हो गया कि DC बराबर हो गया 7 मीटर। तो DC निकल गया। अब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, EB बराबर DC बराबर 7 मीटर। बात समझ में आ गई। चलिए अब ED और BC, तो आपका ED और BC आपको 7 मीटर पता चल गया, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है कि DC निकालना है अगर, ठीक है, सॉरी DC तो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल अब लेंगे, ABE लेते हैं, ठीक है, ABE लेते हैं। ABE का मतलब क्या हो गया, ये वाला ट्रायंगल ABE, ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको tan थीटा दिया हुआ है, तो देखो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BE। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी, तो √3 बराबर हो जाएगा AB बटा BE। तो BE कितना हो जाएगा, जो आपको निकल के आया है DC, यानी कि 7। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 7√3। ये हो गया आपका AB, ठीक है, AB हो गया 7√3। अब इसको टोटल H निकालना है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसलिए यहां पर लिखेंगे H बराबर हो जाएगा H तो हमारे पास 7 है ना, सॉरी H है, H तो हमारे पास पूरा H है, लेकिन यहां पर हमारा 7√3 दे दिया है, तो 7√3 और प्लस BC। तो 7√3 आपका क्या हो जाएगा, प्लस BC कितना हो जाएगा, BC आपके पास है वो 7। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम 7 को कॉमन निकाल लेते हैं, 7 कॉमन निकालें तो √3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गई टावर की ऊंचाई, हाइट ऑफ दी टावर बराबर कितना हो गया, 7 होल, ठीक है, √7 ब्रैकेट और उसका √3 प्लस 1, ये मीटर आंसर हो गया, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई निकल गई, यही आपको निकालना था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of two ships are इतना if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। क्वेश्चन कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची
75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के टॉप से यानी कि शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, 2 शिप्स है वहां पर, ठीक है, 2 शिप्स यानी कि 2 समुद्री जहाज है। तो इसका अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाला गया, तो वो है 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई है 75 मीटर, ठीक है, और वहां से क्या है वो द एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि लाइट हाउस के टॉप पर जाके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 2 जहाजों का, वो है 30 डिग्री और 45 डिग्री। बात समझ आ गई। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड तो फाइंड द डिस्टेंस। अगर जहाज जो है वो एक दूसरे के पीछे हो, उसी लाइन में हो, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो अब यहाँ पर हम लोग फिगर बनाते हैं। पहले सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पर कि 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली और यहां पे इसको मान लिया हमने कि ये आपका DC, और इसको हमने बता दिया कि ये 75 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बाद समुद्र है, और समुद्र में क्या किया गया, वहां से देखा गया, ये टॉप पर से देखा गया। तो जो 2 जहाज इसको मिली, एक जहाज मान लो यहाँ पर है, एक जहाज मान लो यहाँ पर है, तो इसकी जो लाइन होगी वो क्या होगी, ये तो ग्राउंड लाइन होगी, ग्राउंड लेवल होगा, ठीक है। और ये क्या आपका, ये टावर हो गया। अब यहां से जब देखा गया, उन्नयन कोण कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया, मतलब इस जहाज को देखा गया। अब जहाज का नाम मान लो A रख दो, दूसरी जहाज का नाम B रख दो। तो इस पॉइंट से जब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो किधर बनेगा, तो मैंने बताया था कि ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। और इसी से जो एंगल बनेगा ये आपकी लाइन ऑफ साइट का, ठीक है, ये एंगल जो बनेगा यही आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन के बाद जो है आपको यहाँ पर इधर भी ले लेना है, ठीक है। मतलब यहाँ से जब इसको देखा गया तो भी आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो ये इसको मिला दिया हमने, तो अब इसका देखो ये बन रहा है, इस लाइन का ये बन रहा था, अब इसका ये बन रहा है, तो ये जो बन रहा है ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये जो यहाँ से यहाँ बना ये कितना हो गया 45 डिग्री। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसका नाम तो आपने DC लिख दिया, A लिख दिया, B लिख दिया। अब बच्चों यहाँ जो है ना AB वो हमें पता नहीं है, तो इसको हम लोग X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना कि लेट अस कंसीडर B एंड A आर, B और A क्या है, ये 2 जहाज है, टू शिप। बात समझ आ गई। B और A क्या है, 2 जहाज है। अब यहां पर लिखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब DC की ऊंचाई कितना है, यहां पर लिख लेते हैं DC बराबर 75 मीटर। अब कह रहा है कि जो आपका ये निकला है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। मतलब इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये हो गया, बट एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, मतलब ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा क्या है आपका, यहां से यहाँ 30 है इधर, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका होगा वो 30 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा कि जो आपकी एंगल है 30 डिग्री वो हो जाएगी, ठीक है। बात समझ आई कि इधर 30 है तो ये भी 30 हो गया, और इधर 45 है तो ये भी 45 हो गया। अब यहाँ पर से हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल DCA क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा DC बटा AC। DC आपका कितना है 75 और बटा AC कितना है, तो AC की वैल्यू आप AC ले लो, ठीक है। tan 45 का मतलब 1 हो गया, 1 बराबर हो गया 75 बटा AC, यानी कि AC की लेंथ कितनी हो गई, AC बराबर हो जाएगा 75 मीटर, ठीक है। तो AC भी हमें पता चल गया। अब जब AC निकल गया है तो अब हम लेते हैं DBC। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DBC, और DBC में क्या हो जाएगा, तो DBC में ये होगा कि यहाँ पर जो एंगल है वो है 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि DC बटा BC, ठीक है। तो DC कितना है आपका H, और BC कितना है, सॉरी DC आपका H हो गया, और BC कितना हो जाएगा, तो BC आपका जो है ये यहां से ये X है, और तो यहां पर हम लोग लिख देंगे BC, और ये जो DC है ना ये क्या है आपका 75 है, तो यहां पर 75 रखेंगे, ठीक है।
और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, √1/√3 होती है। तो 1/√3 बराबर 75/BC। तो क्या होगा, BC को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा 75√3 मीटर। ठीक है, 75√3 मीटर आ गया। तो ये क्या निकला आपका, ये निकला आपको BC। ठीक है, BC निकल गया, तो ये आपको 75√3 हो गया। अब इसके बाद जो आपको ये AC है ना, AC 75 है ना, तो AC घटा देना है, तभी तो आपको ये निकलेगा, चूंकि आपको BA निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, BA बराबर हो जाएगा BC माइनस AC। ठीक है, तो BC कितना निकला है आपको, BC आपको हो गया 75√3 माइनस AC कितना हो गया, तो AC आपको 75 हो गया। ठीक है, तो देखो 75 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और √3 माइनस 1 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, इतना मीटर। अब आप किताब में चेक कर लीजिए। तो ये जो आपका BA है ना, ये क्या है आपका, ये 2 शिप, हमने यहाँ पर माना था ना अभी क्वेश्चन में कि कंसीडर क्या था कि B और A 2 शिप हैं, और यहाँ पर जो दोनों शिप है उसके बीच की दूरी x, ये मैंने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, लेट अस कंसीडर द विड्थ ऑफ द सॉरी, ये जो द डिस्टेंस बिटवीन B एंड A इज x मीटर। ठीक है, ये हम मान लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 13 हो चुका है, अब बच्चा आपका 14 15। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका जो कि पुरानी बुक में 16, उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना से ज्यादा हो सके। ठीक है, खासतौर से जो कमजोर स्टूडेंट है, जिनको मैथ में दिक्कत होती है, वो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।